मनी तुम्हारा एसके चल गया या नहीं चला? ठीक है। एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं सर को भेज रहा था, मतलब तो उसकी आवाज़ थी, मैंने बंद कर दी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने आज स्टार्ट करना है यहाँ से। देखो, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले। जब भी हम AI/ML में पढ़ते हैं, हम ये कल पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज होती है, रीइंफोर्समेंट होती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। हर एक ML का मॉडल जो है ना, एक पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए बनाया गया है। मतलब कुछ ML के मॉडल्स हैं, वो कुछ टाइप के डेटा सेट पे ही काम करते हैं, कुछ है जो और टाइप के डेटा सेट पे काम करते हैं। वैसे ही हमारे पास जो है, क्या कहते हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बहुत सारे टाइप। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सुपरवाइज, अभी तक हमने जैसे लीनियर रिग्रेशन करा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करा था, वो दोनों हमारे सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है। सुपरवाइज के अंदर ये आपको एल्गोरिदम्स दिख रहे होंगे। अगर आप sklearn में से इनको इंपोर्ट करना चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हम कर चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम कर चुके हैं। सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है कि इनपुट भी हम ही देते हैं, आउटपुट भी हम ही देते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने देखा था सबसे पहले कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्क्स प्रिडिक्ट कर लिए, सैलरी प्रिडिक्ट कर लिया, हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर लिया, ये सारे आपके लीनियर रिग्रेशन में आ जाते हैं। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो हमने कल देखा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दो क्लासेस को क्लासिफाई कर लिया। जैसे कोई ईमेल आपके पास आई है, वो स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी। थर्ड हमारे पास आता है डिसीजन ट्री। ये आपका थर्ड टाइप का सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब मैं करवाऊंगा नहीं, आपको मैंने sklearn लाइब्रेरी करवा दी है। आप sklearn में से इन मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद डेटा सेट आप कुछ भी लो, आप उसके ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हो। ना तो ट्रेनिंग की कमांड चेंज होगी, ना टेस्टिंग की कमांड चेंज होगी, ना इवेल्युएशन की कमांड चेंज होगी। सिर्फ आपका मॉडल का नाम चेंज होगा, डेटा सेट चेंज होगा, बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो हमने दो एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। जब हमने लॉजिस्टिक किया था तो मैंने बस डेटा सेट चेंज किया था और मॉडल का नाम चेंज किया था। थर्ड मॉडल जो है वो आपका डिसीजन ट्री है। ये इससे आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, रिग्रेशन भी कर सकते हो। फोर्थ आपका रैंडम फॉरेस्ट है। रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन ट्री का ही इंप्रूव्ड वर्जन है। उसके बाद हमारे पास के नियरेस्ट नेबर आ जाता है। ये हमारा यूज होता है जो हैंड रिटन डिजिट्स होते हैं, जैसे आप ABCD कुछ भी लिखोगे, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद हमारा SVM है, ये भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा। नैव बायस है, ये भी क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज होगा। तो बेसिकली ये सब देख के आपको समझ में आ गया होगा, दो टाइप की प्रिडिक्शन है। एक तो प्राइस प्रिडिक्ट करना, न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करना। एक हमारे पास है क्लासिफिकेशन। ये सारे आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल्स। अगर मैं रियल टाइम लाइफ के एग्जांपल्स की बात करूं, स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करना, हाउस प्राइस, ईमेल स्पैम, लोन अप्रूवल होगा या नहीं होगा,
डिसीज प्रिडिक्शन होगी या नहीं होगी, हैंड रिटन, KNN, फेस रिकॉग्निशन, SVM। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज हम जो करने वाले हैं वो हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि जैसे हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग जो करी थी, लीनियर या फिर लॉजिस्टिक, उसके अंदर जो भी हम डेटा सेट ले रहे थे, कुछ कॉलम्स को हम एक्स में डालते थे, एक्स क्या था, हमारा इनपुट फीचर था। कुछ कॉलम्स को, एक कॉलम को हम वाई में डालते थे, वाई हमारा क्या था, आउटपुट था, टारगेट वैल्यू जो आपको अचीव करनी है ML मॉडल ट्रेंड करने के बाद। अब हम करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज के अंदर अनलेबल्ड डाटा होता है, जिसे यहाँ मैं आपको दिखाऊं। सुपरवाइज के अंदर आपके पास लेबल्ड डेटा है। लेबल्ड डेटा का मतलब कुछ नहीं है, लेबल का मतलब है कि आउटपुट आपने बताई है या नहीं बताई। तो सुपरवाइज में आउटपुट बताते हैं, इसलिए लेबल्ड डेटा। अनसुपरवाइज में आउटपुट नहीं बताते, इसलिए अनलेबल्ड डेटा। अनसुपरवाइज के अंदर हमारे पास इस तरह के 5 जो है मेरे पास एल्गोरिदम्स हैं। के मीन क्लस्टर है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, DB स्कैन है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है PCA, और अप्रियोरी एल्गोरिदम है। ये 5 एल्गोरिदम आपके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के हैं। इसमें से 2 मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यही सब चीजें आपको सिखाते रहूंगा तो आपकी ट्रेनिंग इसी में खत्म हो जाएगी, जबकि इतनी इसके लिए नीड नहीं है। जैसे मैंने सुपरवाइज आपको सिखाई तो बस एक कोड मैंने आपको सिखा दिया, उस कोड में आप मॉडल का नेम चेंज करो, डेटा चेंज करो, आपके सारे मॉडल्स हो जाएंगे। आप एक एक करके हर मॉडल को रन करके देख सकते हो। अभी हम आज जो करेंगे वो करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल। पहला एग्जांपल हम करेंगे के मीन क्लस्टरिंग, आज हम करेंगे। बट उससे पहले आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, DB स्कैन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और अप्रियोरी एल्गोरिदम जो है, ये 5 आपके यूज होते हैं अनसुपरवाइज्ड में। इनके लिए जो हम डेटा देंगे वो हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होगा। पर्पस क्या है, देखो, अगर मैं के मीन क्लस्टरिंग की बात करूं तो ग्रुप सिमिलर डेटा, आप इन एल्गोरिदम्स को एक डेटा देते हो जिसके अंदर आप बस इनपुट डिफाइन करते हो, आउटपुट डिफाइन ही नहीं करते। आउटपुट क्या होगी हमारा एल्गोरिदम खुद डिसाइड करता है। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करे थे और कितने घंटे उसने स्टडी करी है वो हमने प्रिडिक्ट करा था। हमने इनपुट दी थी कितने आवर स्टडीड, और मॉडल ने प्रिडिक्ट करके बताया कि ये बच्चा अगर इतने घंटे पढ़ेगा तो इसके मार्क्स इतने आने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम डेटा को अनसुपरवाइज लर्निंग बना देता हूँ। मैं एक्स के अंदर स्टडी आवर्स भी एक्स में डाल देता हूँ, मार्क्स भी एक्स में डाल देता हूँ, वाई को डिफाइन ही नहीं करता, आउटपुट को डिफाइन ही नहीं करता। तो क्या होगा मेरे पास, अब जो एल्गोरिदम है ना वो अपने आप जो है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप में डिवाइड कर देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्सीलेंट स्टूडेंट कौन होगा, एवरेज स्टूडेंट कौन होगा, और बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कौन सा होगा। तो आपका मॉडल जो है ना अनसुपरवाइज में अपने आप बताएगा कौन सा बच्चा एक्सीलेंट होगा, कौन सा बच्चा एवरेज होगा और कौन सा बच्चा वर्स्ट होगा। तो वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे जब कोड करेंगे। तो सेकंड है मेरे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग, थर्ड है मेरे पास DB स्कैन, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, फोर्थ है मेरे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये इमेज डेटा पे काम करेगा। अब प्रियोरी एल्गोरिदम भी हमारे पास मार्केट बास्केट एनालिसिस है, वो क्या होता है जब करेंगे तब देखेंगे। अब हमारे पास कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। जैसे कस्टमर्स हैं हमारे पास, एक मॉल की बात करते हैं। एक मॉल के अंदर 3 से 4 तरह के कस्टमर्स आते हैं। एक कस्टमर जो बहुत पुअर है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, वो जस्ट मॉल में जाता है, घूमता है, कुछ भी लेता नहीं है और बाहर चला जाता है। एक कस्टमर है जो थोड़ा मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपना मॉल में जाता है, कुछ छोटा मोटा सामान खरीदता है और आ जाता है। एक कस्टमर है जो थोड़ा हाई प्रोफाइल है, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपना मॉल में जाता है, ब्रांडेड शोरूम्स में एंटर करता है, एंटर करने के बाद बहुत सारी शॉपिंग करता है और वहां से बाहर निकल जाता है।
तो आपके पास जो है इन 3 कस्टमर्स का डेटा तो नहीं है, आपके पास क्या है, कस्टमर पर्सन एंटर करा, उसने कोई सामान खरीदा या नहीं खरीदा, बस यही डेटा आपके पास, आउटपुट नहीं है कि भाई इसको मैं कहाँ लाई करूँगा। तो जैसे ही आप इस टाइप के डेटा सेट के ऊपर अनसुपरवाइज लर्निंग को अप्लाई करोगे, तो अनसुपरवाइज लर्निंग अपने आप पूरे के पूरे डेटा को आउटपुट के साथ लेबल्ड करके 3 पार्ट में डिवाइड कर देगी। वो अपने आप करेगी, आपको करने की नीड नहीं है, आपको बस डेटा देना। कैसे करेगी वो भी हम देखेंगे। ये जो है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा अनसुपरवाइज में। सुपरवाइज लर्निंग में नॉन आंसर्स होते हैं, आप ही उसको आंसर, क्वेश्चन भी आप देते हो, आंसर भी आप देते हो। अनसुपरवाइज में आप बस क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर नहीं दे रहे। ये आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, अनसुपरवाइज में सिमिलर डेटा में क्लासिफाई कर देता है, ग्रुपिंग कर देता है। जैसे अब सुपरवाइज में प्रेडिक्टेड मार्क्स है, उसमें क्या है, ग्रुप कस्टमर्स हैं। ये हमारे पास जो है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के एग्जांपल्स हैं। ये एल्गोरिदम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर या फिर कंपनीज वगैरह में पूछा जाता है कि ये जो एल्गोरिदम है ये सुपरवाइज लर्निंग का है या अनसुपरवाइज का। तो ये सुपरवाइज है, और ये सारे जो 5 है जिसमें क्लस्टरिंग हो रही है मेन, ये हमारे अनसुपरवाइज के एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है के मीन क्लस्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के मीन क्लस्टरिंग हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या पहले समझ लेते हैं। के मीन क्लस्टरिंग मैंने आपको बता दिया, अनसुपरवाइज का एक पार्ट है। के मीन क्लस्टर क्या करता है, आपने जब भी किसी डेटा को किसी मॉडल पे ट्रेन करना जो कि अनसुपरवाइज्ड है, और अनसुपरवाइज्ड में पहला मॉडल है के मीन। इसके अंदर हम मॉडल को ये बताते हैं कि आप ये जो डेटा है इसको कितने क्लस्टर्स में आपको डिवाइड करना है। क्लस्टर का मतलब है ग्रुपिंग। अब इसमें आउटपुट तो हम देंगे नहीं, तो वाई तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ एक्स होगा। पूरे डेटा के अंदर जितने कॉलम्स हैं हम सब उनको एक्स में दे देंगे, सारे के सारे इनपुट में दे देंगे। इनपुट में देने के बाद इसको बोलेंगे कि आप इस डेटा को 2 क्लस्टर में डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइड कर दो, 4 में डिवाइड कर दो। कैसे देंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपको इतना समझना है के मीन क्लस्टरिंग क्या करता है। के का मतलब कितने ग्रुप आपको बनाने हैं, के का मतलब नंबर है, क्लस्टरिंग का मतलब ग्रुप है। आप इसको नंबर बताते हो, 2 बताया तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगा, 3 बताया तो 3 में, 4 बताया तो 4 में। तो बेसिकली के मीन क्लस्टर करता क्या है, जो भी हम डेटा देते हैं उसको एक बार प्रोसेस करता है, उसका पैटर्न बनाता है। जो मतलब उसमें डेटा थोड़ा पास पास लगता है उसको एक ग्रुप बना देता है, जो कुछ डेटा उसको थोड़ा सिमिलर टाइप का लगता है उसका दूसरा ग्रुप बना देता है, अगर उससे अलग भी कोई डेटा लगता है तो उसका तीसरा ग्रुप बना देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था शॉपिंग मॉल के कस्टमर्स का। अब के मीन जो है क्या वो सुपरवाइज या अनसुपरवाइज, पता हमें अनसुपरवाइज है क्योंकि इसके अंदर हम अनलेबल्ड डेटा देते हैं, लेबल्ड डेटा नहीं देते। अब व्हाट इज क्लस्टर, क्लस्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लस्टर कुछ नहीं है, वो जो हमने डेटा दिया है उसमें से 4-5 डेटा जो मॉडल को एक जैसे लगते हैं उनका एक ग्रुप बना देता है, तो उसको बोला जाता है क्लस्टर। बेसिकली हिंदी में मतलब क्लस्टर का ग्रुप ही होता है, ग्रुपिंग करना उसी को क्लस्टरिंग बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर मैं एक स्टूडेंट की क्लास की बात करूं तो उनका ग्रुप बना देना जिनके मार्क्स 90 से अबव है एक ग्रुप, 70 से 90 के बीच जो बच्चे हैं उनका एक ग्रुप, और 70 से बिलो जो है उनका एक ग्रुप। तो इसके अंदर 3 क्लस्टर बनाए हैं मैंने। अगर मुझे इसमें 2 क्लस्टर बनाने हैं तो मैं बोलूंगा जो 90 से अबव है वो एक साइड, जो 90 से बिलो है वो एक साइड। और एक क्लस्टर हम कभी भी बनाते नहीं है क्योंकि एक क्लस्टर तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। अब हमारे पास 4th चीज आती है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है कि जब भी आप कोई क्लस्टर बनाते हो उस पूरे क्लस्टर का जो सेंटर है उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कुछ नहीं है, सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए क्लस्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि 90 से अबव जितने स्टूडेंट हैं उन सबका आप एक ग्रुप बना दो, आपने ग्रुप बना दिया, उस पूरे ग्रुप का सेंटर कहाँ पर है उसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 स्टूडेंट हैं, वो एक क्लासरूम में एक साथ बैठे हैं। तो 5 स्टूडेंट जब क्लास में एक साथ बैठे हैं तो उन 5 का जो सेंटर होगा उसी को बोला जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन के मीन सेंट्रॉइड आपका मूव करता रहेगा जब तक उसको बेस्ट सेंटर नहीं मिल जाता, तब तक आपका सेंट्रॉइड मूव करता रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन क्लस्टर इज इक्वल टू 3। एन क्लस्टर इज इक्वल टू 3 का मतलब है ये हमारे कोड की एक कमांड है। जब आप एन क्लस्टर को 3 कर दोगे तो वो आपके 3 ग्रुप बना देगा, 2 कर दोगे तो 2 ग्रुप बना देगा, 1 कर दोगे तो 1 तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो जितने नंबर हम एन क्लस्टर्स में डिफाइन करते हैं हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली उतने ही क्लस्टर्स ग्रुप बना देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बताया यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं, तो एक क्लस्टर होगा जिसमें एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होंगे, दूसरा क्लस्टर एवरेज, तीसरा वीक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लीनियर में और लॉजिस्टिक के अंदर। डॉट फिट का मतलब है मॉडल को ट्रेंड करना। जैसे वहां पे हमने देखा था मॉडल डॉट फिट लगाते हैं, के मीन क्लस्टर को ट्रेंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, के मीन्स डॉट फिट और एक्स दे देते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो है वो क्या है, एक्स है आपका इनपुट फीचर, एक्स आपका इनपुट फीचर है। अब जब भी हम के मीन की ट्रेनिंग करते हैं तो हम सेंट्रॉइड रैंडमली सेंट्रॉइड हम सिलेक्ट करते हैं, हर सेंट्रॉइड को कुछ डेटा दे देते हैं। फिर से जब ट्रेनिंग होती है तो वो नए सेंट्रॉइड, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है आपका वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको बेस्ट सेंटर नहीं मिल रहा। जैसे ही बेस्ट सेंटर मिलेगा वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। और ये प्रोसेस रिपीटिंग सेंट्रॉइड वाली तब तक चलती रहती है जब तक उसको बेस्ट प्लेस नहीं मिल जाता। अब लेबल्स क्या करता है, ये कोड में हम यूज करेंगे तो आपको दिखेगा। लेबल जो है वो आपको लेबल्स प्रोवाइड करता है। लेबल्स का मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेबल्स का मतलब होता है आउटपुट। सुपरवाइज लर्निंग में हम आउटपुट भी साथ में देते हैं, तो जब हम आउटपुट साथ में देते हैं तो मतलब हम लेबल्ड डेटा दे रहे हैं, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में हम आउटपुट तो दे नहीं रहे। तो हमारा मॉडल अपने आप जो है टारगेट वैल्यू जनरेट करता है, उसी को बोला जाता है लेबल्स। तो यहाँ पे यही मतलब है, जब भी लेबल्स आपके पास आएंगे उसका मतलब है कि हमारे मॉडल ने जो भी हमने डेटा दिया था उसकी आउटपुट क्या होगी वो अपने आप डिफाइन कर दी। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.1, इसने उसको ये लेबल्ड है, मतलब ये डेटा मैंने इसको दिया था और इसने ये लेबल जो है इस पे लगा दिए। जैसे 0.1 को सेकंड क्लस्टर में डाल दिया, 0.2 को सेकंड में, 0.3 को 0 क्लस्टर में, 0.4 को 0 में, 5 को 2 में, 6, 7, 8 को 1 क्लस्टर में। तो ये इसके लेबल्ड है। अगर 0.1 आया या मैंने 0.1 जैसा कुछ डेटा डाला तो बोलेगा 2 का मतलब ये सेकंड क्लस्टर में लाई करे। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी बस आप थ्योरेटिकल समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर सेंटर्स एक टर्म हम यूज करेंगे अपने कोड के अंदर। क्लस्टर सेंटर्स कुछ नहीं है, जब आप क्लस्टर सेंटर्स रिटर्न करोगे तो ये आपको जो भी आपका सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने 3 क्लस्टर बनाए हैं तो उसके 3 सेंट्रॉइड होंगे और तीनों के कोऑर्डिनेट उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिए। अब आपने जब हमने लीनियर रिग्रेशन करा था और लॉजिस्टिक रिग्रेशन करा था, जब भी हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे थे वहां पे हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ब्रैकेट, एक्स आपका इनपुट के लिए, वाई आपका आउटपुट के लिए, टेस्ट साइज कितना % साइज आपने टेस्टिंग के लिए रखना। उसके बाद हम एक वेरिएबल यूज कर रहे थे जिसका नाम था रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट को बाय डिफॉल्ट हमने 42 सेट करा हुआ था। तो रैंडम स्टेट को एक फिक्स वैल्यू देने का पर्पस होता है कि जब हम रैंडम स्टेट को डिफाइन कर देते हैं ना तो हमारा बार बार जो डेटा है वो चेंज नहीं होता, डेटा हमारा फिक्स हो जाता है 80-20 वाला। तो वही चीज यहाँ पर है, जब आप रैंडम स्टेट को इनिशियलाइज कर देते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो हमारे सेंट्रॉइड जो है बार बार चेंज नहीं होते, वो फिक्स हो जाते। जैसे यहाँ पे आपने रैंडमली सेंट्रॉइड को चूज करा। अब जब आप ट्रेनिंग करते हो, जब दोबारा ट्रेनिंग करोगे तो जब आपने एक बार ट्रेनिंग करी तो रैंडमली कुछ सेंट्रॉइड्स आ गए,
जब आप दोबारा ट्रेनिंग करोगे तो फिर से रैंडमली कुछ सेंट्रॉइड्स आ जाएंगे। तो इसीलिए जब हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे तो रैंडम स्टेट अगर आपने डिफाइन करी है तो वो सेंट्रॉइड्स आपके दोबारा ट्रेनिंग में चेंज नहीं होते। लेकिन अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो सेंट्रॉइड्स आपके चेंज होते रहेंगे हर बार। हर बार हमें सेंट्रॉइड्स को चेंज नहीं करना। अगर हर बार चेंज होगा तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो हर बार चेंज होती रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द रैंडम स्टेट द सेंट्रॉइड में बी डिफरेंट ईच टाइम वी रन द प्रोग्राम। हर बार जब भी आप कोड रन करोगे सेंट्रॉइड आपके चेंज हो जाएंगे, बट जब आप रैंडम स्टेट डिफाइन कर दोगे तो सेंट्रॉइड जो है वो आपके चेंज नहीं होते। इसीलिए हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एन क्लस्टर्स कितने ग्रुपिंग आपको बनानी है, रैंडम स्टेट 42 हमारे, ताकि सेंट्रॉइड बार बार कोड रन करने पे चेंज ना हो। इतना समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा गया है, एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ, फिर कोड की तरफ चलते हैं। कोड करेंगे तो आपको जितना हमने पढ़ा सब क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में हम अनलेबल्ड डेटा देते हैं। अनलेबल्ड का मतलब है कि आउटपुट डिफाइन नहीं करते। लीनियर रिग्रेशन जो और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका सुपरवाइज लर्निंग है, वहाँ पे हम लेबल्ड डेटा देते हैं। वहाँ पे जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक्स वाई डिफाइन करते हैं, एक्स फॉर इनपुट, वाई फॉर आउटपुट। आज हम अनसुपरवाइज पढ़ रहे हैं। अनसुपरवाइज का पहला एल्गोरिदम के मीन क्लस्टरिंग है। सिंपल से बस इतना समझना है, के मीन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप बनाना, के का मतलब नंबर। आप जो मॉडल ट्रेन करोगे वो आपके डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। कितने ग्रुप में डिवाइड करेगा वो आप उसको बताओगे कि कितने ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना है। यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा होगा तो वाई का कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ एक्स वैल्यू हम ट्रेनिंग के लिए पास करेंगे। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। देखो, अभी हम कोड करने वाले हैं। मैं आपको दोनों कोड साथ साथ दिखाऊंगा कि पिछले वाले कोड में और इस वाले कोड में डिफरेंस क्या है। मैं दोनों को एक काम करता हूँ, खोल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिखता रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये मेरे पास कोड है। अगर मैं इधर वाले लेफ्ट वाले कोड की बात करूं तो ये आपके पास लीनियर रिग्रेशन है, और अगर मैं राइट वाले कोड की बात करूं तो ये मेरा के मीन क्लस्टरिंग है। एक काम करते हैं, पहले राइट वाले कोड को समझ लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस देखें। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, पांडास। पांडास मैंने यूज करा है। यहाँ पे क्यों यूज करते हैं आपको पता है, CSV फाइल को रीड करने के लिए। सेकंड, मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करी है matplotlib.pyplot as plt। ये हमने सेकंड सेशन में पढ़ा था कि matplotlib आपकी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। थर्ड, मैं यहाँ पे scikit-learn लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने sklearn में से क्लस्टर में से के मीन को मैंने क्या करा है, इंपोर्ट, क्योंकि के मीन क्लस्टरिंग ही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
इसीलिए sklearn डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट के मीन। अगर मुझे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करना होता तो मैं sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन करता। अब क्योंकि के मीन क्लस्टरिंग है तो इसको मुझे इंपोर्ट भी क्लस्टर में से करना पड़ेगा। डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, स्टडी आवर्स और मार्क्स। डेटा आपका एग्जैक्टली सेम है दोनों केसेस के अंदर, जो पहले किया था उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद मैंने प्रिंट डेटा सेट, जो भी आपने डेटा सेट बनाया था उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इनपुट फीचर को डिफाइन किया, क्योंकि मैं अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल कर रहा हूँ तो मेरे पास लेबल्स तो है ही नहीं, अनलेबल्ड डेटा है। तो ये दोनों के दोनों कॉलम स्टडी आवर्स और मार्क्स, ये दोनों के दोनों मैंने इनपुट फीचर में पास कर दिए, आउटपुट मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे अनसुपरवाइज लर्निंग की। उसके बाद ये हमारा है मॉडल बनाना। के मीन्स इज इक्वल टू के मीन्स ब्रैकेट में जो है हमने मॉडल को डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एन क्लस्टर इज इक्वल टू 3, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एन क्लस्टर 3 का मतलब है कि आप इस पूरे डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पे क्लस्टरिंग कर सकते हो। रैंडम स्टेट 42 का मतलब है कि जब आप क्लस्टरिंग करोगे या बार बार कोड रन करोगे तो हमारे सेंट्रॉइड चेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए हम रैंडम स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। अगर रैंडम स्टेट आप डिफाइन नहीं करोगे तो बार बार रन करने पे सेंट्रॉइड आपके चेंज होंगे। उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया, के मीन्स डॉट फिट एक्स। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं वहां पे हम मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन देते हैं। यहाँ पे मैंने वाई ट्रेन का कोई सीन ही नहीं है क्योंकि आउटपुट की कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, डेटा क्लस्टर्स इज इक्वल टू के मीन्स डॉट लेबल्स। ये मैंने आपको अभी बताया है कि के मीन्स डॉट लेबल का मतलब है कि जैसे मैंने 3 क्लस्टर बनाए हैं, 3 क्लस्टर का मतलब क्लस्टर नंबर 0, क्लस्टर नंबर 1 और क्लस्टर नंबर 2। जो भी आपका डेटा है वो कौन से क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है, इस लाइन में क्या होगा कि उस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर एक कॉलम बनेगा किस नाम से, क्लस्टर नाम से, और हर डेटा के सामने उसका क्लस्टर लिखा जाएगा। इस लाइन का ये मतलब, अभी कोड रन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू के मीन्स डॉट क्लस्टर सेंटर्स। क्लस्टर सेंटर में हर सेंट्रॉइड का क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो सेंट्रॉइड्स के अंदर जितने भी उसने सेंट्रॉइड बनाए हैं उनका जितना भी कोऑर्डिनेट्स से मैंने सेंट्रॉइड में पास कर दिए। उसके बाद मैंने डिस्प्ले करा डेटा को विद क्लस्टर। इतना करने के बाद आपके पास डेटा आपको दिखेगा, ये डेटा तो आपको दिखेगा ही, अब इसमें फर्स्ट एंट्री को उसने किस क्लस्टर में लिखा है वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद प्लॉट डॉट फिगर साइज 65। अब मैंने कहा कि आप क्लस्टर्स को प्लॉट कर दो। प्लॉट डॉट स्कैटर्ड, ये हमारा स्कैटर प्लॉट है, ये हमने विजुलाइज के टाइम पे जब मैटप्लॉटलिब करा था तो वहां पे देखा था। डेटा स्कैटर के अंदर मुझे स्टडी आवर्स, मार्क्स और क्लस्टर, इन दोनों को क्या करना है, मुझे शो अप करना है। दूसरा प्लॉट डॉट स्कैटर, सेंट्रॉइड को मैंने प्लॉट करा और मार्क्स और ये स्टडी आवर्स और जो भी हमारे क्लस्टर थे उनको मैंने प्लॉट करा। मार्कर एक्स दिया, एस की वैल्यू 250, लेबल दे दिया सेंट्रॉइड, और यहाँ पे मैंने क्लस्टर्स को, जो भी हमारे क्लस्टर थे वो बनाए। अभी जब प्लॉट करूँगा तो आपको दिख जाएगा। प्लॉट का टाइटल क्या होगा, के मीन क्लस्टरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स लेबल होगा स्टूडेंट आवर्स, वाई लेबल होगा मार्क्स, प्लॉट डॉट लीजेंड, प्लॉट डॉट शो। ये कोड क्या कर रहा है पहले आपको सिंपल से समझा दूं। इसने डेटा लिया, डेटा लेने के बाद मैंने इसको बोला कि इसके 3 क्लस्टर बना दो। अब जिस डेटा को उसने किस क्लस्टर में डाला, उसने उसके आगे एक क्लस्टर नाम से कॉलम बना के वो सारे लेबल लिख दिए। लेबल लिखने के बाद उसने सेंट्रॉइड डिफाइन करे रैंडमली, डेटा को प्रिंट करा। प्रिंट करने के बाद जो भी इसने ट्रेनिंग करके ये सब किया था, ये के मीन फिट के बाद ही इसने ये सब किया है। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने क्या करा, स्टडी आवर्स और मार्क्स, इन दोनों का एक ग्राफ बनाया पॉइंट पॉइंट वाला। उसके बाद मैंने सेंट्रॉइड को प्लॉट कर दिया। मार्कर एक्स रेड, कलर रेड का मतलब है कि, और मार्कर एक्स, एक्स आपको रेड कलर में नजर आएगा, जो एक्स होगा वही आपका सेंट्रॉइड होगा।
ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास प्लॉट स्कैटर्ड में इसमें डॉट्स आएंगे, इसके अंदर एक्स आएगा। तो ग्राफ में जहां आपको एक्स दिखेगा वो सेंट्रॉइड है, डॉट दिखेगा वो आपके क्लस्टर पॉइंट्स। अब इसको रन करके दिखाता हूँ दिखेगा कैसे, फिर इसको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कल वाले कोड के साथ। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बारी। ये है हमारा पाइथन 3 test.py। ये देखो, अभी दिखा रहा हूं आपको। हमने 3 क्लस्टर बनाए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो x होगा वो आपका सेंट्रॉइड है, ये भी सेंट्रॉइड है, ये भी आपका सेंट्रॉइड है। तो ये जो नीचे वाला x है, इसके ये जो ग्रुप है इसमें 3 मेंबर हैं ग्रीन वाले। ये जो सेंट्रॉइड है इसके पास 4 मेंबर हैं येलो वाले। और ये जो सेंट्रॉइड है इसके पास 2 मेंबर हैं ये पर्पल वाले। ठीक है, अब आपको डेटा दिखाता हूं कि डेटा मेरे पास क्या आ रहा है। ये देखो, ये मेरे पास एक्चुअल डेटा था जिसके अंदर स्टडी आवर्स और मार्क्स है। और ये मेरे पास डेटा है जिसमें मेरे ट्रेनिंग के बाद उसने लेबल्ड कर दिया इस डेटा को। मैंने इसको स्टडी आवर्स और मार्क्स दोनों इनपुट पे दिए, आउटपुट पे कुछ भी नहीं दिया। जब मैंने ट्रेनिंग करी तो उसने उसके बाद आउटपुट के अंदर क्लस्टर लगा दिए। हर वैल्यू के सामने उसने क्लस्टर लिख दिया। ये क्लस्टर उसने अपने आप लिखा, मैंने कुछ नहीं करा। उसने एक बार डेटा को रीड करा, डेटा को समझा, समझने के बाद उसने अपने आप क्लस्टर्स लगा दिए। उसने कहा ये वैल्यू फर्स्ट क्लस्टर में, ये वैल्यू सेकंड में, ये वैल्यू थर्ड में। ठीक है, इतना करने के बाद उसने क्लस्टर सेंट्रॉइड्स को प्रिंट करा। ये मैंने आपको बताया था कि वो रैंडमली सेंटर पॉइंट लेता है और फिर हर बार उसको फिट करके देखता है और इसको अपडेट करता रहता है। तो ये मेरे कोड ने करा। उसके बाद मैंने ग्राफ प्लॉट करवाया था। यहाँ पे ग्राफ के अंदर मैंने इसको बोला कि भाई आप स्टडी आवर्स और मार्क्स का ग्राफ बनाओ, उनको नाम दे दो डेटा क्लस्टर। क्लस्टर में से डेटा लेके यहाँ पे पॉइंट्स लगा दो। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि आप सेंट्रॉइड में से ये जो सेंट्रॉइड आपने यहाँ पे डिफाइन करा जिसके अंदर आपने क्लस्टर के कोऑर्डिनेट डाले हैं उनको भी आप प्लॉट कर दो। मार्कर एक्स दे दो, जो भी प्लॉट करोगे उसको एक्स मार्कर से डिनोट करो और रेड कलर में डिनोट करो। तो उसने ये आपको बना के दे दिया। अब इसमें आपको देख के पता लग रहा होगा कि जो हमारा 0 क्लस्टर है, देखो 0 नंबर जो है उसमें मार्क्स कितने हैं 75। यहाँ पे 0 है उसमें मार्क्स कितने हैं 95। तो जो 0 क्लस्टर से बिलोंग करेगा वो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं। जो क्लस्टर नंबर 1 है उसमें 20 मार्क्स, 1 में 25 मार्क्स। जो क्लस्टर नंबर 1 है वो आपके वीक स्टूडेंट्स हैं। और जो 2 है उसमें 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। 2 वाले आपके एवरेज है, 0 वाले एक्सीलेंट, 1 वाले वीक और 2 वाले एवरेज। तो इस तरह से मेरे कोड ने जो है इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया अपने आप। मैंने सिर्फ इनपुट दी, मैंने आउटपुट नहीं दी। आउटपुट में इसने अपने आप उसके 3 क्लस्टर बना दिए। तो मुझे देख के पता लग गया कि अगर कोई स्टूडेंट जो है इस क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है तो वो मेरा एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी कोड को मैंने मॉडिफाई करके थोड़ा सा और डिजाइनिंग दे रखी है, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक है। मैंने 3 क्लस्टर बनाए, मैंने के मीन डॉट फिट एक्स कर दिया, ट्रेनिंग कर दी, क्लस्टर को लेबल कर दिया, सेंट्रॉइड जो है मैंने निकाल लिए। अब मैंने यहाँ पे मैपिंग कर दी है। मैपिंग का मतलब मैंने नेम दे दिए। मैंने कहा कि अगर जो क्लस्टर नंबर 0 है तो वो हाई परफॉर्मिंग है, क्लस्टर नंबर 1 है उसके मॉडरेट मार्क्स हैं, क्लस्टर नंबर 2 जो है उसके कम मार्क्स हैं। फिर मैंने एक कैटेगरी नाम से एक वो बनाया, मैंने क्या कहते हैं कॉलम। उस कैटेगरी के अंदर मैंने क्लस्टर नेम्स और क्लस्टर इन दोनों को मैप कर दिया। वो अभी आपको दिखेगा इसका क्या मतलब है। मतलब मैंने ये लिख दिया 0 है तो आपको दिख जाएगा ये एक्सीलेंट स्टूडेंट है, लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। ये क्लस्टर नेम्स है और यही क्लस्टर नेम मैंने यहाँ पे दे दिए। उसके बाद मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया।
प्रिंट करने के बाद मैंने डिस्प्ले डेटा क्लस्टर वाइज स्टूडेंट का कर दिया। अब ये मैंने एक लूप चलाई है यहाँ पे, ये लूप क्या कर रही है, क्लस्टर इन सॉर्टेड डेटा क्लस्टर डॉट यूनिक। जैसे ही मेरे को जो यूनिक डेटा, मतलब जो स्टूडेंट मेरे को जीरो वाले क्लस्टर पे दिख रहे हैं उनको अलग प्रिंट कर दिया, 1 वालों को अलग कर दिया, 2 वालों को अलग कर दिया। प्रिंट करके मैंने सबसे पहले ये लाइन प्रिंट करी, फिर मैंने क्या प्रिंट करा, क्लस्टर, क्लस्टर कॉलम, क्लस्टर नेम प्रिंट करा और क्लस्टर प्रिंट कर दिया। क्लस्टर नेम का मतलब एक्सीलेंट है, एवरेज है या जो भी है। ये देखो ये क्लस्टर नेम है, हाई परफॉर्मिंग, एवरेज और बिलो। अभी दिखाता हूँ आउटपुट कैसे आएगी। क्लस्टर डेटा के अंदर क्लस्टर डेटा क्लस्टर इज इक्वल टू क्लस्टर, जो भी आपके क्लस्टर से बिलोंग करते हैं उसको प्रिंट करवा दिया, और क्लस्टर डेटा में स्टडी आवर्स और मार्क्स भी मैंने प्रिंट करवा दिए। सेंट्रॉइड प्रिंट करवाया, उसके बाद ये वही ग्राफ्स है जो हमने पीछे बनाए थे। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। इसमें ग्राफ्स तो आपके सब सेम है, बट डेटा को थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडेबल वे से इस कोड में प्रेजेंट करा। ग्राफ आपका बिल्कुल सेम है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो आपके यहाँ पे डेटा में चेंज हो रहा है। देखो ये कोड जो मैंने अभी रन किया ये आपको क्या बता रहा है। जब मैंने टेस्ट 2 को रन किया तो ये बता रहा है कि ये तो मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है। ट्रेनिंग करने के बाद इसने मुझे जो मेरा डेटा सेट है वो ऐसा बना के दे दिया। क्लस्टर तक हम पहले कर चुके थे, इसने कैटेगरी नाम से एक और फोल्ड कॉलम बना दिया, उसमें इसने लिख दिया 1 का मतलब जिसके मॉडरेट मार्क्स हैं, मॉडरेट मार्क्स हैं, 2 का मतलब लोअर मार्क्स हैं, 0 का मतलब हाई परफॉर्मिंग मार्क्स हैं। इसमें 1 पे लोअर होना चाहिए, 2 पे मॉडरेट होना चाहिए, उल्टा करना पड़ेगा हमें, वो मैं अभी कर देता हूँ। उसके बाद क्लस्टर डिटेल दी इसने कहा क्लस्टर 0 हाई परफॉर्मिंग मार्क्स। ये वाले जो 2 स्टूडेंट हैं ये क्लस्टर 0 में आ रहे हैं। क्लस्टर 1 जो है वो मॉडरेट मार्क्स हैं, ये 20, 25 और 15 ये आपके क्लस्टर 1 में आ रहे हैं, और क्लस्टर 2 जो है वो लेसर स्कोर वाले मार्क्स हैं, ये सारे आपके क्लस्टर 2 में आ रहे हैं। उसके बाद ये क्लस्टर सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे है। स्टडी आवर्स ये है, मार्क्स आपके ये हैं, स्टडी आवर्स ये है, मार्क्स ये हैं, स्टडी आवर्स ये है, मार्क्स। तो इस कोड ने जो डेटा को है ना थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मेरा ग्राफ है। अगर आप इसको कुछ इनपुट दोगे या देना चाहते हो प्रिडिक्ट करने के लिए तो आप इसको दे सकते हो। जैसे ही आप इनपुट पे वैल्यूज दोगे ये आपको बताएगा कि ये वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करती हैं। जिसे मैं आपको दे के दिखाता हूँ। इसमें मैंने प्रिडिक्शन में कुछ डाला नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट। सुपरवाइज गेमिंग क्लस्टरिंग, पहले एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रिडिक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो ये मेरा लीनियर रिग्रेशन था, यहाँ पे मैंने लीनियर मॉडल का यूज करा था, तो लीनियर रिग्रेशन को मैंने इंपोर्ट करा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा हमारा ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई डिफाइन करा था। एक मेरा इनपुट फीचर था, एक आउटपुट था। लेकिन जो अभी हमने करा उसमें सिर्फ एक्स ही है, सिर्फ इनपुट फीचर है, वाई आपने डिफाइन नहीं करा। सिमिलरली अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्या है के मीन्स डॉट फिट, और ये करा है। और अगर मैं पिछले कोड की बात करूँ तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा था, मॉडल डॉट फिट करा था, और यहाँ पे हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करा था, और यहाँ पे हम प्रिडिक्शन में अभी लगाने वाले हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या करते हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं करते, ठीक है।
किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। देखो अगर मुझे प्रिडिक्शन करनी है तो आप यहाँ पे प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ तक हमारी मॉडल फिट हो गया था, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिडिक्शन लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो प्रिडिक्शन लगाने के लिए आप एक वेरिएबल ले लो। इसके अंदर हमने क्या लगाया था, के मीन्स डॉट, जैसे हम उसमें प्रिडिक्ट लिखते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे भी आप यही लिखोगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट के बाद हमें क्या पास करना है, एक तो आवर्स पास करने हैं, एक मार्क्स, स्टडी आवर्स और मार्क्स पास करने हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, तो मैं स्टडी आवर्स पास करता हूँ स्टडी आवर्स पास करता हूँ 10 और मार्क्स पास करता हूँ 97। ठीक है, तो मैंने 10 और 97 पास कर दिए मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्लस्टर्स को। ये जो आपका वेरिएबल है इसी को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उससे पहले इसको रन करके देखते हैं एक बारी। ये कुछ एरर दे रहा है मुझे, ये जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या पास किया था, 10 और 97, मतलब 10 घंटे पढ़ाई करी तो 97 मार्क्स हैं। तो इसने मुझे कौन सा क्लस्टर रिटर्न करा है, 0। और 0 क्लस्टर कौन सा है, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स का है। तो अगर एक्सीलेंट में 10 घंटे पढ़ाई करी है और नंबर आपके 97 है, तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, उन वाले बच्चों से जिनके नंबर 70 से अबव हैं। तो 0 क्लस्टर से आपका बिलोंग कर रहा है, ये इसने प्रेडिक्शन करी है। तो ये हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, कोड मैं आपका भेज रहा हूँ, दोनों कोड भेज रहा हूँ आपके पास। सिंपल वाला कोड जिसके अंदर विदाउट मॉडिफिकेशन है जो कोड, डेटा एनालिटिक्स, ये सिंपल कोड है। जो दूसरा कोड है थोड़ा सा मॉडिफाइड करा हुआ है मैंने, वो ये कोड है। दोनों कोड आपको भेज रहा हूँ, आप दोनों कोड अच्छे से पढ़ लेना, ट्राई कर लेना। ट्राई करने के बाद अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बाकी करेंगे कल। ठीक है, देखो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो कल करेंगे। कोड मैंने आपको भेज दिए हैं। देखो AIML के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अगर आप इसको रन करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले कोड को थोड़ा सा गो थ्रू करो। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों हमारे सुपरवाइज लर्निंग के हैं। के मीन क्लस्टरिंग हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज में हम लेबल्ड करते हैं, के मीन में लेबल्ड नहीं करते। के मीन में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसमें क्लस्टरिंग हो रही है, सुपरवाइज के अंदर डायरेक्टली ग्राफ आपका प्लॉट होगा। वहां पे हम मार्क्स वगैरह या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट देते हैं, लेबल्ड नहीं देते। लेबल्ड हमारा कोड अपने आप करेगा, जो भी करेगा।
वो जब लेबल्ड करेगा तो हमें देख के पता लग जाना चाहिए ये लेबल का मतलब ये वाला डेटा, इस लेबल का मतलब ये वाला डेटा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो कोड मैंने आपको भेज दिया, आप एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरे कोड से। कुछ इशू आता है तो कल पूछना, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं अभी बता दूँ। हाँ मनी, क्या पूछना चाह रहे हो? अनसुपरवाइज मतलब? हाँ हाँ, जो भी आपका सुपरवाइज्ड है अनसुपरवाइज्ड है, सबका डेटा आप कैगल से डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली दोनों का डेटा तो सेम ही है, बट दोनों डेटा तो हमने सेम ही यूज करे हैं, बस अप्रोच हमारी डिफरेंट है। अगर मैं पूछूं कि मुझे इस डेटा में से मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं, मार्क्स आप दे रहे हो तो आप सुपरवाइज लगा दोगे। मैं बोलता हूँ मुझे मार्क्स प्रिडिक्ट नहीं करने, मैं कितने बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई करी है और उसके नंबर कितने, मैं आपको ये बताऊंगा। आप मुझे ये बताओ कि ये बच्चा एक्सीलेंट है, एवरेज है, या फिर बिलो है। तो पूरे डेटा के अंदर ना तो एक्सीलेंट है, ना एवरेज है, ना बिलो है, फिर वहां पे हम अनसुपरवाइज यूज करें। ठीक है, डेटा हमारा सेम ही रहता है, डेटा चेंज नहीं होता, अप्रोच चेंज होती है। सुपरवाइज करेंगे तो अलग अप्रोच। हाँ, सर अगर इसमें मैटप्लॉट लाइब्रेरी नोट फाउंड आ रहा है। क्या चीज नोट फाउंड आ रहा है? मैटप्लॉट लाइब्रेरी। हाँ, तो आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिख लो, वो इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद रन कर लेना। मैं कमांड लिख देता हूँ, ओके सर। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अगर आपका पिप 3 चलता है तो पिप की जगह पिप 3 कर लेना। अगर आपका पाइथन से काम चल जाता है तो सिंपल पिप लिख के चला देना। पाइथन 3 रख के रन करते हो तो पिप 3 कर देना। मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू और एनकोडिंग वो सारा सेम रहेगा जो हमने सुपरवाइज में करा है। वो जो पाइपलाइन है क्लीन, बस जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है और जो डेटा कैसे देना है बस वो चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ और डाउट? ठीक है, कोड मैंने आपको भेज दिया है, आप इसको रन करो, रन करके थोड़ा समझो इसको। अगर कोई डाउट आता है तो आप कल पूछना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर डाउट नहीं है तो कल फिर हम जो है अनसुपरवाइज का दूसरा एल्गोरिदम हम कल करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें और इसके आउटपुट में क्या चेंज आता है। एक्चुअली जैसे जैसे डेटा चेंज होता है वैसे वैसे मॉडल चेंज होते हैं। जैसे अब के मीन क्लस्टरिंग है, इसकी लिमिटेशन कुछ, इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम है। कोई नए टाइप का डेटा आता है जिसके लिए फेल हो जाता है तो हम दूसरे टाइप का मॉडल लगाएंगे। उस पे अगर वो मॉडल फेल हो जाता है तो हम तीसरा मॉडल लगाते हैं। वो फेल हो जाता है तो हम चौथा मॉडल लगाते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। सिंपल डेटा है तो एक टाइप का मॉडल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो दूसरा मॉडल, और कॉम्प्लेक्स है तो तीसरा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो चौथा। इस तरीके से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है मॉडल्स भी आपके बढ़ते जाएंगे। अलग अलग मॉडल्स आपको अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो सेशन एंड करते हैं, बाकी कल देखेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे हायरार्की क्लस्टरिंग, इसके जैसी होगी। हम पीसीए या एप्रियोरी एल्गोरिदम, इन दोनों में से कोई एक ट्राई करेंगे, और हम ट्राई करेंगे इमेज डेटा के ऊपर कुछ करने की। हम सैंपल इमेज डेटा लेंगे और उस पर कुछ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी करेंगे कल। अभी के लिए इतना ही करते। ओके।